ये कहावत है कि डेथ एंड टैक्सेस आर ओनली टू थिंग्स इन लाइफ विच आर सर्टेन। तो मतलब टैक्स तो आपको देना ही है एंड आई एम श्योर आप लोग कुछ लोग आज कल जो ये टैक्स फाइलिंग का दोबारा से सीजन आ गया है तो उसमें लगे भी होंगे। बट हमें ये टैक्स जब भरना ही है तो इसके बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए वही लेके आया हूं कि कैसे हमारी कंट्री में ये टैक्स सिस्टम वर्क करता है और कैसे आप इसमें अपनी सेविंग्स कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा टैक्स ना भरना पड़े और लीगल तरीके से कैसे टैक्स बचाया जा सकता है। वो सारा मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, एंड तक बने रहिए। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वो हमें इंकरेज करता है कि और ऐसी बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आए। तो लेट्स जस्ट स्ट्रेट डाइव इनटू इट। देखिए, टैक्स का जो सिस्टम है हमारी कंट्री में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी आपकी इनकम होती है उस पे या तो टीडीएस कट जाता है, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपका एम्प्लॉयर आपको जो सैलरी देता है वो महीने का टैक्स काट के आपको देता है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कोई टीडीएस नहीं कट रहा है तो आपको एक साथ वो सारा टैक्स भरना पड़ता है। अब सैलरीड लोगों की, जो ज्यादातर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आई एम श्योर उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब आप पूरे साल आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स काटता है और उस टोटल टैक्स जितना कटा है और जितना आपके लिए बनता है, मतलब अगर आप 5%, 10%, 20%, 30% जिस ब्रैकेट में आते हैं बेस्ड ऑन योर इनकम, कि आपकी इनकम अगर 5 लाख तक ही है तो आपको जीरो टैक्स देना होगा। और अगर फिर भी आपके एम्प्लॉयर ने कुछ टैक्स काटा है तो जब आप रिटर्न भरते हैं उस साल की, उस फाइनेंशियल ईयर की, तो आपको वो जो टैक्स कटा था, क्योंकि आपको नहीं लागू था, तो वो आपको आपको रिफंड आ जाता है। दैट इज कॉल्ड टैक्स रिफंड। तो इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है कि जब हम टैक्स फाइलिंग करते हैं, रिटर्न फाइलिंग जिसको बोलते हैं, जो आजकल चल रहा है, वहां पे आप अपना ब्यौरा देते हो कि भाई इतना टैक्स मेरा ऑलरेडी काटा गया है। और सीए आपका कैलकुलेट कर लेता है, या आजकल वेबसाइट्स भी हैं कि आपका इतना टैक्स बनता है अकॉर्डिंग टू योर वेरियस इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड जो आपने टैक्स सेविंग करी है। तो उसमें जो डिफरेंस आता है, या तो वो ज्यादा होगा, आपने ज्यादा टैक्स भरा होगा, या आपने कम टैक्स भरा होगा, या बिल्कुल इक्विवेलेंट भरा होगा। तो उन तीनों केसेस में अगर ज्यादा भरा है आपने टैक्स तो आपका रिफंड बनता है, मतलब गवर्नमेंट को आपने ज्यादा पैसा दे दिया है तो वो आपको रिफंड देती है विद इंटरेस्ट। जिस दिन आप फाइलिंग करेंगे और वो एक्सेप्ट हो जाएगी, उस दिन से आपका इंटरेस्ट जो है लागू होना शुरू हो जाएगा, तो वो आपको गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट देगी। लेकिन इन केस आपने कम टैक्स दिया और आपका ज्यादा टैक्स बनता है तो आपको और पैसा देना पड़ेगा वहीं पे, चालान जो गवर्नमेंट के लिए, कि भाई मेरा टैक्स मैंने कम भरा था, अब मैं पूरा भर रहा हूं। और इन सम केसेस आपके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी भी लग जाती है क्योंकि आप लेट भर रहे हो टैक्स। इसीलिए एडवांस टैक्स भी कुछ लोग भरते हैं हर क्वार्टर पे, क्योंकि अगर आपका टैक्स बनता है और कोई आपका टैक्स काट नहीं रहा है पूरे साल तो आपको एडवांस टैक्स भी देना पड़ता है। तो बेसिकली इस तरह से अगर अगर आपका बिल्कुल सेम है, जितना आपका बनता है और उतना ही आपका कटा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नील रिटर्न आपकी हो, मतलब आपका नील रिफंड होगा और ना आपको कोई देना ना लेना। तो इस तरह से ये टैक्स सिस्टम हमारा वर्क करता है। तो अब आते हैं टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो ये अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो ऐसा कुछ इस तरह से आपका वर्क करता है टैक्स सिस्टम। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 10 लाख रुपए, तो उसमें से शुरू के आपके जो 2.5 लाख है वो तो वैसे ही माइनस हो जाते हैं, बिकॉज उसमें जो 2.5 लाख तक की इनकम है वो उस पर जीरो टैक्स है। तो बचे 7.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 7.5 लाख रुपए में भी जो 2.5 लाख से 5 लाख तक आपकी जो है इनिशियल, उस पे 5% टैक्स लगेगा। और अगले 5 से 10 लाख पे 10% या 20%, जो भी स्लैब होती है उस हिसाब से आपके टोटल टैक्स कैलकुलेट होता है। लेकिन आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये जो इनकम आपकी जो टैक्सेबल आ रही है उसको और कम कर सकते हैं। कैसे? जैसे 80C की जो सुविधा हमें दी हुई है, जो सेक्शन 80C है, वो ये कहता है कि आप अगर 1.5 लाख तक, यानी कि 1.5 लाख तक अगर आप इंस्ट्रूमेंट, जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको मैं अभी बताऊंगा, उनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपके वो 1.5 लाख जो इनकम है वो अगेन उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो आपकी जब 10 लाख की हम बात कर रहे थे तो 2.5 लाख वैसे निकल गए, तो फर्दर 1.5 लाख जो है टैक्सेबल इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब ये 80C के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? तो सबसे पहले आता है आपका 5 ईयर बैंक डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ जिसको बोलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट,
और आता है एनपीएस में जो आप पैसा लगाते हैं, ईएलएसएस फंड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं टैक्स सेविंग वाले जिनमें 3 साल का लॉक इन होता है, यूलिप जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। तो इस तरह की जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग लॉक इन वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख तक रुपए तो वो आपके टैक्सेबल इनकम से निकल जाते हैं। तो ये सबसे बढ़िया और सबसे आसान स्कीम है। आपका सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो इसमें क्या है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1.5 लाख ही करने, आप जितने भी करते हैं, मान लीजिए आप 50,000 करते हैं, 1 लाख करते हैं, तो उतनी इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी टैक्स से। अब इसमें पर्सनली मेरे हिसाब से तो जो ईएलएसएस वाले म्यूचुअल फंड है वो बेस्ट है, क्योंकि उनका रिटर्न्स भी अच्छा है और साथ ही साथ उनका सबसे लीस्ट लॉक इन पीरियड, यानी सिर्फ 3 साल आपको उसमें पैसा रखना होता है। और बाकी इंस्ट्रूमेंट जो आप देखेंगे पीपीएफ वगैरह 15 साल का लॉक इन है, इंटरेस्ट सेविंग स्कीम में भी 5 साल का लॉक इन हो जाता है और आप वहां पे आपको जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी कम मिलता है। और सबसे बेकार तो इसमें यूलिप प्लान है, जो इंश्योरेंस बोलते हैं ना तो उसमें आपको एडुकेट इंश्योरेंस कवर मिलता और ना ही आपको उसमें सही रिटर्न मिलते। तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस के लिए अपना टर्म कवर लीजिए, बढ़िया अपना कम प्रीमियम में आपको अच्छा खासा 1-2 करोड़ का कवर मिल जाता है आजकल। और सेव इन्वेस्टमेंट को आप म्यूचुअल फंड बाकी चीजों में लगा सकते हैं, इंश्योरेंस और इसको आप मिक्स ना करें इन्वेस्टमेंट को। तो ये तो रही बात 80C की। अब इसमें एक सबसेक्शन आता है 80CCD, जिसमें आपको एक और सुविधा दी गई है, ओवर एंड अबव जो आप 1.5 लाख आपका जो एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर आपको इंकरेज करने के लिए अपनी रिटायरमेंट की पेंशन के लिए जो एनपीएस में अगर आप 50,000 रुपीज अगर साल के डालते हैं, मैक्सिमम लिमिट जो है 50,000 है, तो वो भी आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। यानी कि 1.5 लाख यहां हो गए आपके 80C वाले बाकी चीजों से, और 50,000 ओवर एंड अबव आपके 80CCD यानी कि एनपीएस में 50,000 अगर आप डालते हैं तो टोटल आपका 2 लाख यहां पे कवर हो गया। तो 2 लाख रुपए आपकी इनकम अगेन एग्जेम्प्ट हो गई, 1.5 वहां पे 80C में और 50,000 आपकी 80CCD में। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है 80D। ये बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर आप साल का 25,000 की लिमिट है, मतलब मैक्सिमम 25,000 तक का अगर आप प्रीमियम पे करते हैं खुद के लिए, अपने वाइफ के लिए और बच्चों के लिए, तो आप 25,000 तक का जो है प्रीमियम आप सेव कर सकते हैं। मतलब आपकी जो टैक्स वाली इनकम है उससे एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगेन। तो मतलब 25,000 यहां से आ गए। अगर, और इसमें कुछ और प्रावधान भी है, तो अगर आप अपने पेरेंट्स जो 60 इयर्स ऑफ एज से कम है उनके लिए भी अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो ये जो 25,000 की लिमिट ये 50,000 हो जाती है। थर्ड केस, अगर आपके पेरेंट्स 60 इयर्स ऑफ अबव एज हैं तो उनका और अपने वाइफ, स्पाउस और बच्चों का अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो 75,000 तक का आप यहां पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल केस क्या है, अगर आप खुद 60 इयर्स ऑफ एज से अबव है और अपने लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, सबके लिए पे करते हैं तो 1 लाख तक की भी आप यहां पे सेविंग कर सकते हैं 80D में, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम पे करते हैं। तो ये पूरा जो है आपकी इनकम से एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो नॉर्मल केस में आई एम श्योर आप लोगों का केस क्या होगा कि आपके पेरेंट्स 60 इयर्स ऑफ एज से अबव है, तो उनके लिए और आप अपने वाइफ, बच्चों के लिए लेते हो तो आराम से 50,000 यहाँ पे आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो हमने जो बात करी थी 1.5 लाख 80C, 50,000 एनपीएस और 50,000 यहाँ पे, तो टोटल आपका 2.5 लाख तो ये हो गया कवर। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 24। वो क्या कहता है कि अगर आपने होम लोन ले रखा है, ठीक है, और होम लोन आपने लिया है अपने हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए या आपने नया हाउस परचेज किया है, ठीक है, तो उसमें जो है आपको 2 लाख तक का इंटरेस्ट अगर आप जो भरते हैं वो आपको यहां पे एग्जेम्प्ट हो जाता है, बिकॉज दैट इज ट्रीटेड एज लॉस फ्रॉम द प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उसके लिए आप एक्सपेंस बेयर कर रहे हैं इंटरेस्ट का, तो वो एक तरह से उस प्रॉपर्टी से आपका लॉस हुआ है। तो वो सरकार आपको सुविधा देती है कि आप वहां पे पैसे बचा सकें एटलीस्ट इनकम टैक्स में। तो 2.5 लाख हमने पहले बात करी थी, और ये 2 लाख रुपए आप अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, दैट इज वाई द ओनली लोन यू शुड टेक इज होम लोन। ना, नो कार लोन, नो पर्सनल लोन, नो नथिंग एक्स्ट्रा, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं। बट होम लोन इज वन थिंग जिससे आपका घर भी, आप जो लोगों का ड्रीम होता है वो आ जाता है, प्रोवाइडेड आप बजट में ले रहे हैं, और
आपको यहाँ होम लोन पे जो है टैक्स में भी सेविंग हो जाती है। तो 2.5 लाख पहले का और 2 लाख ये मिला के, क्योंकि 2 लाख तो इंटरेस्ट हो ही जाता है। अगर आमतौर पे आप नॉर्मल सिटी में एक हाउस लेने जाएंगे, उसकी कीमत होगी 40-50 लाख रुपए, और आप उसका डाउन पेमेंट 10-20% करेंगे, तो बाकी का होम लोन लेंगे तो उतना तो इंटरेस्ट बन ही जाएगा आपका साल का। तो 2 लाख रुपए आपके यहाँ बच जाएंगे। तो 2.5 और 2 हो गए 4.5 लाख। अब सैलरीड एम्प्लॉयड के केस में जो मैं आपको पहले बताना भूल गया, 50,000 रुपए तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, और वो आई थिंक अभी 60,000 या ऐसे चेंज भी होता रहता है। तो पहले 40 था, 50 हो गया, फिर हो सकता है और भी बढ़ जाए। तो वो सीधे सीधे डिडक्ट हो जाता है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत। तो हमारा जो केस था, 10 लाख में से 2.5 लाख पहले निकल गए, 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन निकल गया, तो 3 लाख तो सीधे सीधे निकल गए। बचे 7 लाख में से हमने कवर कर लिए 4.5 लाख। तो आपके और जो पैसे बचते हैं इस इन सब चीजों को यूज करने के बाद, उस पे ही आपका टैक्स लगेगा। अब उसमें भी 1-2 एग्जाम्पशन आप ले सकते हैं। जो आपकी सैलरी आती है उसमें कुछ एचआरए कंपोनेंट होता है, और उसके बेसिस पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। और उसमें लेकिन 3 केस होते हैं। आपको मिलेगा सबसे कम इन फॉलोइंग 3 थिंग्स में से जो आपका होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो पहला है जो आपका एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, मतलब जो आपकी सैलरी में एक्चुअल जो पोर्शन आ रहा है एचआरए के रूप में, वो। दूसरा, 40% ऑफ सैलरी फॉर नॉन मेट्रो और 50% ऑफ सैलरी इफ रेंटेड प्रॉपर्टी इन मेट्रो सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तीसरा क्या है, एक्चुअल रेंट पेड लेस देन 10% ऑफ सैलरी। तो इन तीनों चीजों में से आपकी जो सबसे कम होगी, मान लीजिए अगर एचआरए आपको 5,000 आता है, बाकी दोनों केस में अगर 7.5 आ रहा है, तो वो 5,000 ट्रीट किया जाएगा फॉर एग्जाम्पशन पर्पस। अगर आपका रेंट ज्यादा है और आप मेट्रो में रहते हैं, 50% वाली जो केस है उसमें आते हैं, तो वो वाला ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें से आपको देखना है कि इन तीनों में से मेरा कौन सा लागू हो रहा है। और जनरली इंप्लॉयर्स जो है इस चीज को कैलकुलेट करके ही आपका टैक्स काटते हैं। तो ये एक एग्जाम्पशन और हो गई आपकी। अब इसके अलावा कुछ फर्दर एग्जाम्पशंस हैं जो सब पे लागू नहीं होती, पर मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। एक है 80EEB। अब इसका क्या है, आपने अगर कोई व्हीकल, कार लोन लिया है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उस पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। बट ये सबके लिए लागू नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। देन अगर आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर्ड है टैक्स सेविंग के लिए, उसमें अगर आप एनजीओ वगैरह में डोनेट करते हैं, तो 80G के तहत जितना भी आप डोनेट कर रहे हैं उतनी आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन द केस। वो एनजीओ या जो भी आप जहां चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जिसको दे रहे हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो सम कैटेगरीज आर फुली एग्जेम्प्ट, सम कैटेगरीज आर पार्शियली एग्जेम्प्ट। अब ये सब पे लागू नहीं होता, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। और एक सेक्शन है सेक्शन 80TTA, यानी कि इसमें क्या है कि जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है उस पे जो इंटरेस्ट आता है, तो 10,000 की लिमिट तक वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो मतलब अगर आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख 2 लाख रुपए पड़े हैं और हर महीने उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, साल का अगर 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट जो है आपका एज ए इनकम नहीं ट्रीट किया जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और इसके अलावा फिर आपके जो वो पर्टिकुलर केस पे अगर आपके कैपिटल गेन्स टैक्स हैं, उनके ऊपर बचाने की भी कुछ स्कीम्स होती हैं। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट में करके बताएंगे, अगर इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो पे, तो मैं आगे और उसमें कवर करूंगा। बट बेसिक आपका यही है टैक्स के से रिलेटेड, 80C 80D और इन सब और एनपीएस और इन सब चीजों में ही अपना सारा कवर हो जाता है। बिकॉज जब आपकी सैलरी आती है उसमें आपका जो ईपीएफ पोर्शन है वो भी 80C में काउंट होता है, तो वहां से कुछ पोर्शन हो जाता है। बचा हुआ जो अगर आपका कवर नहीं हो रहा है 1.5 लाख की लिमिट के लिए, वो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं ईएलएस म्यूचुअल फंड में, या अगर आपकी डॉटर है तो सुकन्या समृद्धि स्कीम भी अच्छी चीज है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों में आपका अच्छा खासा, जैसे हमने 10 लाख की सैलरी की बात करी थी, अगर आप सही से टैक्स प्लानिंग करें और अगर आपके पास होम लोन है, तो आप 100% एग्जेम्प्ट हो सकते हैं अपने टैक्स से। मतलब मिनिमल आपको 1,000, 1,500, 5,000 तक का टैक्स देना पड़ेगा, इतना आप इसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरा मकसद यही था आपको थोड़ा जागरूक करने का। आपको खुद सेल्फ स्टडी और अपने केस को एनालाइज करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखिए और नोट करिए पॉइंट्स, और जानिए कि आपको एक्चुअली में आप टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अपने सीए से कंसल्ट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। अगर आप बचा सकते हैं लीगल तरीके से, तो क्यों नहीं बचाना।
And at the end of the day, whatever money you save, you can invest that money for your future, for your spouse, for your children, and other goals that you have in life. And आपको क्या लगता है और इसके अलावा क्या टैक्स सेविंग मेथड्स हो सकते हैं, और टैक्स चोरी नहीं, प्रॉपर लीगल मेथड्स जरूर कमेंट करके बताएं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.